हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ बेटा सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो जैसे हमने कल डिस्कस किया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारी यूनिट चली हुई है और इसमें हमने बोर मॉडल को डीपली डिस्कस किया था, ठीक है। और वो जो मॉडल है बेटा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या कह सकते हो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो कल हमने डिस्कस कर ली थी कुछ बातें, ठीक है। तो उसके बाद भी जो बोहर मॉडल है इसकी बहुत सारी लिमिटेशन है, तो आज वो लिमिटेशंस पढ़ेंगे और इन लिमिटेशंस को कौन सी थ्योरी ने दूर किया था ये हम अगर ये जल्दी कवर हुआ तो आज ही डिस्कस कर लेंगे, वरना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहले इसकी लिमिटेशंस थी जो मैंने कल बोहर मॉडल में भी बताई थी आपको, तो जिस किसी बच्चे ने भी मेरा बोहर मॉडल नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार आप वीडियो पर विजिट ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लिमिटेशंस इसकी या ड्रॉबैक क्या थी। तो जो इसकी फर्स्ट ड्रॉबैक थी बेटा जी वो क्या है, स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। मतलब ये जो वैलिड था, बोर मॉडल जो वैलिड थे ये किसके थे, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एच लाइक पार्टिकल, ठीक है, इन्हीं के लिए वैलिड था। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए वैलिड था। लेकिन उन वो मतलब स्पेक्ट्रम के बारे में इसने बताया, लेकिन जो वो स्पेक्ट्रम जो वैलिड था वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे जो पार्टिकल है या एटम है उन्हीं के लिए वैलिड था। लेकिन हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें आपने देखा है जैसे मैग्नीशियम है सिंपल, लिथियम है सिंपल, नॉट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखना आप। या आप कह सकते हो पोटासियम है, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं। कैसे ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, तो इनके लिए वैलिड नहीं था। और इसने क्यों क्या ड्यूल नेचर ऑफ लाइट या मैटर को एक्सप्लेन नहीं किया था, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट या मैटर को भी एक्सप्लेन नहीं किया था। इसके बाद जो थर्ड इम्पोर्टेंट जो है इसके ड्रॉबैक जो कि हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, एस स्थिर, ठीक है, एस स्थिर। तो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में क्या है, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था। ये जेमान इफेक्ट है, स्टार्क इफेक्ट है, और शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स या इन 3D मॉडल ऑफ एटम। जो बोर मॉडल था बेटा, बोर मॉडल था जो वो क्या था, बोर मॉडल जो था वो क्या था 2D। किसके बारे में था, 2D के बारे में। लेकिन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है या मॉडल है एटम का, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये क्या थी, कुछ ड्रॉबैक थी, ठीक है, ये आपको मैंने समझाया है। फिर इसके बाद है, सबसे पहले हम लेते हैं हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो ये प्रिंसिपल और ये किसने दिया था, हाइसेनबर्ग ने दिया था। और हाइसेनबर्ग ने क्या कहा, हाइसेनबर्ग ने क्या कहा कि इट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है, किसी भी जो आपकी क्या होती है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं आपके, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, उनका एक टाइम पर, मैं एक बार बता देता हूँ आपको, बाद में लिखेंगे इसकी डेफिनेशंस को। क्या कहा था इस प्रिंसिपल ने, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं उनकी पोजीशन एंड मोमेंटम एक साथ एक टाइम पर निकालना इम्पॉसिबल है। क्या है, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उनका मोमेंटम एंड पोजीशन एक टाइम पर डिटरमाइन करना, पता लगाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। इट स्टेट दैट इट इज़ इम्पॉसिबल, इट स्टेट दैट इट इज़ इम्पॉसिबल, it is impossible to measure simultaneously the position simultaneously the position and momentum of a moving microscopic particle with absolute accuracy, ठीक है। एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम का पता लगाना या मेजर कर पाना इम्पॉसिबल है। क्या है, इम्पॉसिबल।
ये क्या है? हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लेट अस कुछ मैथमेटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्मूला जो x है, x बेटा जी पोजीशन, x क्या है? पोजीशन, और इसके सामने मैंने क्या लगा दिया? डेल्टा। डेल्टा x डॉट डेल्टा p, p फॉर मोमेंटम, इज ग्रेटर देन या इक्वल टू h अपॉन 4 ये हेसनबर्ग क्या है? कह सकते हो प्रिंसिपल का मैथमेटिकल फॉर्मूला है। x क्या है? डेल्टा x चेंज इन पोजीशन, मूविंग है तो मूविंग करेगा तो क्या होगा? चेंज करेगा पोजीशन, और मोमेंटम भी कुछ न कुछ चेंज आएगा। डेल x क्या? चेंज इन पोजीशन, डेल p क्या है? चेंज इन मोमेंटम। ये क्या साइन है? ग्रेटर, और ये क्या है? इक्वल h अपॉन 4 आपको पता है मोमेंटम क्या होता है बेटा? डेल x डॉट मास और चेंज इन वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी को हमने क्या लिया है? चेंज। मास तो आपका क्या है? कांस्टेंट रहता है पार्टिकल का, या पार्टिकल क्या हो सकते हैं? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्या थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये मास है उसका, और ये क्या है? वेलोसिटी इज ग्रेटर देन या इक्वल टू h अपॉन 4 h अपॉन 4 तो ये क्या है? एक अदर फॉर्म में है किसकी? हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो x क्या है? चेंज इन x, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल p क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है, और डेल v क्या है? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, m क्या है? मास। क्लियर है? सिग्निफिकेंस ऑफ हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी हेसनबर्ग, H फॉर हेसनबर्ग, U फॉर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो देयर इज नो सिग्निफिकेंस, नो सिग्निफिकेंस, नो सिग्निफिकेंस इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में क्या है? नो सिग्निफिकेंस। क्यों? बिकॉज जो क्या होती है, जो एनर्जी होती है फोटोन की, वो नॉट सफिशेंट। जो एनर्जी होती है, बिकॉज एनर्जी ऑफ फोटोन इज नॉट सफिशिएंट, is not sufficient to disturb the velocity, to disturb the velocity and position, velocity and position। क्लियर है ये बात? ठीक है। सेकंड लिख लीजिए एक बार ये हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी के बारे में, ठीक है। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है अपर वाला ये, और ये क्या है? सिग्निफिकेंस कोई नहीं होता है, क्यों नहीं होता है ये इसके बारे में एक्सप्लेनेशन काफ़ी बारी एग्जाम में ये वाला पॉइंट पूछ लिया जाता है आपसे, इसी वजह से मैंने आपको बताया है, ठीक है। और इस प्रिंसिपल ने सेकंड क्या कहा? इसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन कांट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। देखो ये क्या बात कह दी इसने, क्या कही? ये प्रूफ किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में नहीं रह पाता है। कैसे नहीं रह पाएगा? देखो प्रूफ करते हैं। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ये है, एक्सप्लेनेशन वो क्या है? देखिए जो इलेक्ट्रॉन है इन द न्यूक्लियस, तो जो इसकी पोजीशन है डेल एक्स इज इक्वल टू 10⁻14 मीटर। वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, इसकी वेलोसिटी हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चंस के लिए हमने सपोज किया
ये पता भी है कि जो पोजीशन है ये हमने एज्यूम की कि जो है कितनी है 10⁻⁻14 मीटर, और वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। और मास कितना होता है बेटा जी 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, और इसमें एच फ्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 6.626 इंटू 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये वाली वैल्यू है। और ये वाली वैल्यू आप क्या है ऊपर फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। यू नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला, डेल एक्स डॉट डेल कह सकते हो सॉरी एम डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है डेल वी की। तो यहाँ से क्या इक्वेशन आ जाएगी, डेल वी इज इक्वल टू, ये डेल वी इज इक्वल टू क्या आएगा एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल एक्स। सभी वैल्यू पता हमें, एच की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू क्या है, डेल एक्स की वैल्यू क्या है, सभी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी थी 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 10⁻⁻14। इसको आप तब सॉल्व करोगे। ठीक है, और इसकी क्या यूनिट थी, इसकी जो यूनिट थी मास की यूनिट क्या है किलोग्राम, ये क्या है किलोग्राम। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल आउट, किलोग्राम से किलोग्राम क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या थी मीटर, डेल एक्स की क्या थी मीटर, ये 1 मीटर से ये 1 मीटर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, डेल वी इज इक्वल टू 6 इंटू अप्रॉक्स वैल्यू लिख रहा हूँ मैं 6 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड। तो जो वेलोसिटी है बेटा जी ये इतनी है, जो कि क्या है लाइट की वेलोसिटी। लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, लाइट की वेलोसिटी क्या होती है 3.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि लाइट की वेलोसिटी से भी ज़्यादा हो गई। ठीक है, विच इज़ इम्पॉसिबल, ये क्या है विच इज़ इम्पॉसिबल। तो क्या सिग्निफिकेंस हुआ, इसने ये भी प्रूफ किया, बोर मॉडल ने जो बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स क्या था, फिक्स आपका कह सकते हो सेल या ऑर्बिट, फिक्स सर्कुलर पाथ में सर्कुलेट करता है, जिसको हमने ऑर्बिट या सेल कहा था। ये बात क्या थी कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो न्यूक्लियस में चला जाए, न्यूक्लियस के अंदर चला जाए, ये पॉसिबल क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ से वेलोसिटी देखिए कितनी ज़्यादा वेलोसिटी है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और इसी वजह से इससे प्रूफ होता है कि जो न्यूक्लियस के अंदर है वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं एग्जिस्ट कर सकता। क्लियर है, तो ये क्या था आपका हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर है ये बात। ठीक है, ये इसका प्रूफ पूछ लेते हैं कई बार आपसे। फिर इसके बाद क्या था, इसकी सेकंड हमने पढ़ा था हेसनबर्ग पढ़ लिया, और क्या है ये किसके लिए वैलिड नहीं है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं करता है दो। ठीक है, थर्ड वाली क्या है आप कह सकते हो यार, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है जेमन इफेक्ट, जेमन इफेक्ट। ये इफेक्ट क्या कहता है बेटा, ये आपको कहता है इफ़ वी अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना जेमन इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड होता है, और जो आपका स्टार्क इफेक्ट है वो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इफ़ वी अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, देन ईच स्पेक्ट्रल लाइन विल बी स्प्लिट, ईच स्पेक्ट्रल लाइन विल बी स्प्लिट into several lines। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, दिस फिनोमिना
is called Zeeman effect. Stark effect. Stark effect. If we apply यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और इस केस में क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिए यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें क्या है, कम्प्लीटली देन स्पेक्ट्रल लाइन विल बी स्प्लिट इनटू सेवरल लाइंस। दिस फिनोमेना इज नोन एज दिस स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, ये आपका सेम रहेगा। क्लियर है। तो देखो स्प्लिट का मतलब क्या है, ये लाइंस कैसे स्प्लिट होती है। आपके पास एक लाइन है, ये आप कह सकते हो आपके पास एक क्या है, लाइन। ठीक है, ये क्या है, डिफरेंट लाइन में क्या हो जाती है बेटा जी, ऐसे डिवाइड हो जाती है। ठीक है, देखो ये क्या, कितनी लाइन बन गई, ये एक सिंगल लाइन थी, और जैसे ही आपने क्या है, मैग्नेटिक फील्ड MF, जैसे आपने क्या की, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, ये सिंगल लाइन क्या है, डिफरेंट लाइन में क्या होगी, सेवरल लाइन में क्या होगी, स्प्लिट होगी। ठीक है, और ये किसकी बात थी आपकी, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, एक तो आपके पास पॉजिटिव यानी कि साउथ नॉर्थ, इस तरीके से इसके पास नॉर्थ और साउथ, और इधर भी क्या होगा, ये नेगेटिव। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, साउथ नॉर्थ पोल। ये मैग्नेटिक के पोल हैं, किसके पोल हैं, ये मैग्नेटिक के पोल हैं। देखो नेगेटिव की तरफ आप हमेशा रखोगे साउथ पोल, और जो पॉजिटिव इसकी साइड कौन सा रखोगे, नॉर्थ पोल। क्लियर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम बात करते हैं अब किसकी, स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट में भी क्या होगा, एक लाइन फर्दर क्या हो जाएगी, ठीक है, ये डिफरेंट लाइन में क्या होगी, आप कह सकते हो स्प्लिट हो गई है। ठीक है, एक लाइन सिंगल लाइन डिफरेंट ही लाइन में क्या होगी, स्प्लिट हो गई है। और इसमें आप क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रिक, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव किस केस में लेने आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड में। नॉर्थ और साउथ नॉर्थ किस फील्ड किस में लेने, किस केस में लेने, मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। क्लियर ये बात। तो ये क्या था, ज़ेमन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है। क्या करते हैं हम, स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक बार आप इसको जल्दी से लिख लीजिए। जो स्पेक्ट्रम है बेटा जी, ये क्या है, एक सीरीज है। क्या है, इट इज़ द सीरीज ऑफ वेरियस रेडिएशंस। एक सीरीज है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग जो रेडिएशंस हैं उनको अरेंज करते हैं। ठीक है, कैसे अरेंज करते हैं ये देखिए आप इसमें, इट इज़ द सीरीज ऑफ वेरियस radiation in their increasing order of wavelength। ठीक है, वेवलेंथ की इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, इट इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रोग्राम आल्सो, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्पेक्ट्रोग्राम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेक्ट्रोग्राम। ठीक है, स्पेक्ट्रोग्राम कहेंगे। और जिस भी इंस्ट्रूमेंट से जो रेडिएशंस है इनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू सेपरेट the radiation is called spectroscope, या कह सकते हो और स्पेक्ट्रोग्राफ।
ठीक है। तो जो है ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसको हम क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रोस्कोपी। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा, अभी हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा की बात कर लेते हैं। जो स्पेक्ट्रा हमारा ये जर्नली क्या है? 2 टाइप्स का होता है बेटा। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स। एक को कहेंगे हम एमिशन स्पेक्ट्रा, और सेकंड वाले को कहेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। एक को क्या कहेंगे? एमिशन स्पेक्ट्रा, एक को क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। फिर बात कर लेते हैं हम एमिशन स्पेक्ट्रा की, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्या है? एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा। तो एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है? देखिए देखो, एमिट, कल मैंने आपको बोर मॉडल में सिखाया था कि इलेक्ट्रॉन्स होता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? एनर्जी को गेन करता है और ऊपर चला जाता है, ऊपर से फिर बाहर रेडिएशंस आती हैं। तो वो जो रेडिएशंस यहाँ इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ नीचे अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो यहाँ से एनर्जी या रेडिएशंस को क्या करेगा? एमिट करेगा। इसी को हम क्या कह रहे हैं? एमिशन स्पेक्ट्रा। तो व्हेन द रेडिएशंस एमिट, व्हेन द रेडिएशंस when the radiation emitted and form a substance are arranged in their increasing order of wavelength, in increasing। देखो क्या कहा मैंने, फिर से समझा रहा हूँ मैं एक बार। ये आपके पास डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी लेवल है, डिफरेंट एनर्जी लेवल है। यहाँ से आपके पास क्या आई थी? लाइट। ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, और ये जो लाइट है यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन ने इस लाइट को क्या किया? एब्जॉर्ब किया, ठीक है। ये एब्जॉर्प्शन बाद में पढ़ने वाले हैं। और ये फिर कहाँ चला गया बेटा? बोलो, एक्साइटेड स्टेट में यहाँ। तब ये यहाँ से बैक अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा, दोबारा से आएगा, तो यहाँ से ये एनर्जी, या कह सकते हो आप रेडिएशंस को क्या करेगा? एमिट। इसी को हम क्या कह रहे हैं? एमिशन स्पेक्ट्रा। और ये रेडिएशंस क्या हो सकती हैं? रेडिएशंस डिफरेंट क्या होती हैं? रेडिएशंस होती हैं। और इस डिफरेंट रेडिएशंस को क्या करना? अरेंज करना। कैसे अरेंज करना? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए लैम्डा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए wavelength is known as emission spectra. It is called emission spectra. It has again 2 types. emission spectra आपका फिर से 2 टाइप का होता है। एक को कहेंगे कॉन्टिन्यूस, और कह सकते हैं इसी का दूसरा नाम है बैंड स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूस या बैंड स्पेक्ट्रम। और जो बी है, ये क्या है बेटा जी? डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉन्टिन्यूस या बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए, कॉन्टिन्यूस या बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होता है? हमारी जो रेडिएशंस आती हैं, ठीक है, जो रेडिएशंस आती हैं उनको पास कराते थ्रू ए प्रिज्म। किससे पास कराएंगे? थ्रू ए प्रिज्म। और वो क्या करती हैं? प्रिज्म से पास इट विल बी स्प्लिट इनटू 7 कलर। प्रिज्म से पास होने के बाद क्या, देखिए ये यहाँ से वाइट लाइट आई, ये आपका सोर्स ऑफ लाइट है। सोर्स ऑफ लाइट मैंने आपको बताया था कौन है? सन। कौन है? सन। ये क्या हमारा सोर्स ऑफ लाइट, सन, ठीक है।
यहाँ से क्या किया, ये रेडिएशंस आई और एक प्रिज्म बनाया, प्रिज्म, ठीक है। ये आपका एक क्या है, प्रिज्म, क्लियर है। ये क्या है, प्रिज्म। और ये प्रिज्म, ये यहाँ से क्या आएंगी, रेडिएशंस। ये कौन सी रेडिएशंस है, कह सकते हो वाइट लाइट भी कह सकते हो, वाइट लाइट। और ये इस प्रिज्म में से पास होने के बाद, इस प्रिज्म से जैसे ही पास होंगी, ठीक है, ये पास होकर के क्या होंगी, 7 कलर में स्प्लिट हो जाएंगी। कैसे, 7 कलर में स्प्लिट हो जाएंगी। और ये कितने कलर में स्प्लिट हुई है, 7 कलर में स्प्लिट हुई है। कितने कलर में, 7 कलर में स्प्लिट हुई है। कितने कलर में, 7 कलर में। और ये 7 कलर आपको पता है बहुत ही अच्छे से कौन सा होता है, VIBGYOR, रेनबो जिसको कहते हैं, VIB ये सबसे नीचे वाला है वॉयलेट, ठीक है, IBGYOR, विबग्योर, ठीक है। लाइट स्पेक्ट्रम भी कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, लाइट स्पेक्ट्रम। और इसे हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये क्या हुआ है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, या VIBGYOR, विबग्योर, लाइट स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं इसको, लाइट स्पेक्ट्रम। देखो फिर से बता देता हूँ, जो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा है इसमें हम क्या करते हैं, वाइट लाइट को एक प्रिज्म से पास करते हैं और ये जो लाइट है 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। दिस स्प्लिट या विड ब्रांड ऑफ 7 कलर्स ओवरलैप टू ईच अदर। ये क्या कर जाते हैं, एक दूसरे के अंदर ओवरलैप कर जाते हैं। यहाँ पर जाकर के क्या हो जाएगा, ये ओवरलैप। These 7 color are overlap to each other, they are continuous। ओवरलैप होने की वजह से क्या है, वीप के बाद आई है, आई के बाद बी है, बी के बाद जी, जी के बाद वाई, फिर इसके बाद ओ, और इसके बाद क्या है आर। इसी वजह से इसको क्या बोला गया है, कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रा, दिस इज कॉल्ड। और इसको हम तब अरेंज करते हैं किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए वेवलेंथ, देन इट इज कॉल्ड कॉन्टीन्यूअस या बैंड स्पेक्ट्रम। क्या कहेंगे, कॉन्टीन्यूअस या बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है। एक बार ये डायग्राम बनाइए, थोड़ा सा इसके बारे में लिखवा देता हूँ मैं, तो इसकी एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए। इफ वाइट लाइट इज पास्ड थ्रू ए प्रिज्म, it will split 7 color, and these strips of 7 color and these strip of 7 color overlap each other, they are continuous each other, and so they are continuous in nature. And when these 7 colors are arranged in increasing order of
wavelength is known as continuous स्पेक्ट्रम। तो किसके बारे में बात हुई आपकी? कॉन्टिन्यूस क्या स्पेक्ट्रम क्या होता है उसके बारे में। फिर बी जो है वो है डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है? अगर हम क्या करें, एक सॉल्ट इज प्लेस्ड ऑन फ्लेम। अगर हमने क्या किया, एक सॉल्ट को क्या किया, एक फ्लेम पर रखा, देन करंट इज पास्ड इनटू गैस एट लो प्रेशर, ठीक है। देन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी। इसको एक बार लिख लेते हैं हम। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या होता है, एक सॉल्ट, इफ़ ए सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट होगा, इज प्लेस्ड ऑन फ्लेम और electric current is passed into a gas at low pressure पर हमने क्या किया, एक गैस में से करंट पास किया और जो ये सॉल्ट है, सॉल्ट को भी क्या है ऑन फ्लेम पर रख करके करंट पास किया इनटू ए गैस। देन इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो गैस थी या सॉल्ट था, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी को, क्योंकि सॉल्ट है, इसमें भी कुछ एलिमेंट से कंबाइन होकर मिलेगा। जो गैस है, हाइड्रोजन गैस ही लगा लीजिए, वो भी क्या करेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन है लो प्रेशर पर और हाई इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। देन इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब एनर्जी एंड जंप टू आउटर ऑर्बिट्स। After some time they return back by emit energy ठीक है, in the form of radiations. If these radiations are arranged in their increasing order of लैम्डा। देखो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ है, इसमें एक सॉल्ट लिया, जैसे ये फ्लेम है, इस पर कोई भी सॉल्ट रखा, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी, और क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट इज पास। एक तो ये है, एक सॉल्ट लिया आपने और इसको एक फ्लेम पर रख दिया, या सेकंड कंडीशन ये क्या कह रहा है कि एक गैस ली ऐसे, इसमें हमने एक गैस फिल की, ठीक है, इधर कैथोड है, एनोड है, कैथोड और ये क्या है, एनोड। यहाँ से हमने क्या है, इसमें गैस है, कोई भी क्या, इसमें गैस, ये जो मैं दिखा रहा हूँ इसके अंदर, ये इसमें गैस है, ठीक है। यहाँ पर P है, प्रेशर को आपको रखना है लो,
और इधर हाई वोल्टेज, जैसे आपने 10,000 वोल्ट क्या किया था 10,000 वोल्ट करंट अप्लाई किया था, वोल्टेज अप्लाई की थी। या तो ये वाला केस लो, या आप सिंपल सॉल्ट है और उसको एक फ्लेम पे रख दो, ये वाला केस है, ठीक है। फिर जैसे ही आप ये काम करोगे, इसके अंदर कौन सी गैस, जैसे आप ये सेटअप लगाने के बाद अपना प्रोसेस स्टार्ट करोगे, तो जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, देखो ये कह रहा है ये वाली बात, तो जो इलेक्ट्रॉन है पहले तो कहाँ था आपके ग्राउंड लेवल पर, कहाँ था ग्राउंड स्टेट में। तो जैसे आपने हाई वोल्टेज अप्लाई की, लो प्रेशर किया ये गैस में से, तो ये गैस आयनाइज हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो आपने एनर्जी दी है, इसको एब्जॉर्ब करके ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ये हाई एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, हाइयर एनर्जी लेवल पर चला जाएगा। तो ये जो हाइयर एनर्जी लेवल है, ये जो यहाँ पर हाइयर एनर्जी लेवल है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आके यहाँ से फिर दोबारा यहाँ आएगा और यहाँ से क्या करेगा, ये रेडिएशंस को एमिट या एनर्जी को एमिट करेगा ये। और इस एनर्जी को अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के रिगार्डिंग क्या कर दे, अरेंज कर दे, उसको हम कहेंगे डिसकंटिन्यूअस। इसमें सिर्फ एक बात याद रखनी, इसमें जो स्पेक्ट्रम है वो जो रेडिएशन है एक दूसरे के अंदर इमर्ज नहीं करेगी, ठीक है। तो इस टाइप से जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे हम उनको, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्लियर है। तो देखो, सिंस इस कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर्स, ये क्या है, ये बात लिख लेना है स्टार लगा करके। इट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन separated from each other, एक दूसरे से क्या रहते हैं, सेपरेटेड रहते हैं। Hence it is called line spectrum. Hence it is called line spectrum, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, फिंगरप्रिंट्स ऑफ एलिमेंट्स। क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिंगरप्रिंट्स ऑफ एलिमेंट, बिकॉज ईच एलिमेंट हैज डेफिनेट स्पेक्ट्रम, ईच एलिमेंट हैज डेफिनेट स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये कंप्लीटली किसके बारे में डिस्कशन हुआ, स्पेक्ट्रा। और ये सिर्फ हमने जो स्पेक्ट्रा पढ़ा है वो एमिशन स्पेक्ट्रा है। कौन सा है, एमिशन स्पेक्ट्रा। कौन सा स्पेक्ट्रा है ये, एमिशन। एमिशन में कौन सा, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। इसके बाद जो स्पेक्ट्रम है वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कौन सा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, वो देख लीजिए एक बार। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो इसमें से क्या होता है, जनरली थ्योरी आपकी जो पीछे आपने एमिशन में पढ़ा था वही रहेगी, कुछ चेंज है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से क्या किया आपने, वाइट लाइट, ये वाइट लाइट कहाँ से आ रही है, सोर्स ऑफ लाइट से। इसको पास किया बेटा किसी सॉल्यूशन से, इससे पास किया है कि कोई भी सॉल्यूशन रखा, सॉल्यूशन से पास किया वाइट लाइट को, तब सॉल्यूशन से क्या किया, पास किया, और या वेपर्स उससे पास किया, देन ए फ्यू रेडिएशंस विल बी एब्जॉर्ब। तो यहाँ पर क्या होगा, इस सॉल्यूशन में फ्यू रेडिएशंस इज एब्जॉर्ब। कुछ रेडिएशंस यहाँ पर क्या कर ली जाएंगी, एब्जॉर्ब, एंड रिमेनिंग, यहाँ से जो रिमेनिंग रहेगी वो एक प्रिज्म से पास कराएंगे। और ये यहाँ से पास कराने के बाद, ठीक है,
ठीक है, फिर से वही बात, विबग्योर, ठीक है। और ये क्या आपकी फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है। देखो फिर से सुन लीजिए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या है, तब हम वाइट लाइट को एक सॉल्यूशन से पास करते हैं तो इस सॉल्यूशन में कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो इसी वजह से जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है इसको हमने क्या कहा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बट द रिमेनिंग लाइट पास थ्रू दिस सॉल्यूशन एंड दिस रिमेनिंग लाइट पास थ्रू ए प्रिज्म, देन दिस लाइट स्प्लिट इनटू डिफरेंट कलर, डिफरेंट 7 कलर विच आर कह सकते हो आप एक दूसरे के अंदर क्या है, विच आर ओवरलैप टू ईच अदर, ठीक है। यहाँ पर तो कौन सा स्पेक्ट्रा आ गया था, एमिशन, लेकिन यहाँ पर जो ये स्पेक्ट्रा है इसको हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो अब इसकी लैंग्वेज लिख लेना आपने रिगार्डिंग, व्हेन a white light is passed through a solution or vapor, then a few radiations will be absorbed and remaining are transmitted. If these transmitted radiations are arranged in according to the increasing order of wavelength, is it called absorption spectra, ठीक है। ये absorption यहाँ हो गया, और ये जो remaining है इनको हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं in increasing order of वेवलेंथ, इसको हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो ये क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, ड्रॉबैक क्या थी, हेचनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। कल हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, या किसी को कोई प्रॉब्लम रही है तब आप बताना है, ठीक है। मिलते हैं जल्द ही ऐसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, सी यू।